हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जीव विज्ञान। क्या देख रहे हैं? बायोलॉजी देख रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो आज हमारी क्लास है 4। आज कौन सी क्लास है? आज हम पढ़ने वाले क्लास 4। 3 क्लासें हमारी हो चुकी। तो कल हम क्या क्या देखे थे? कल हम देख चुके थे लवक वगैरह देख चुके थे। क्या देखे थे? प्लास्टिड वगैरह देखे थे। माइटोकॉन्ड्रिया देखी थी। तो इनके कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों को कल हम पढ़ चुके थे। जो क्या थे? कोशिकांग थे। क्या थे? कोशिकांग, जो किसमें? कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो आज आगे देखते हैं जो कोशिकांगों में आज पढ़ने वाले हम अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या पढ़ने वाले? आज पढ़ने वाले अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये ईआर होती क्या है, इसको समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। इसको क्या देखते हैं? अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसमें तीनों चीजें इसमें समझते चलेंगे सब। तो इसमें देखते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसको पहले समझ लेते हैं ये है क्या, ये क्या काम करती है, कैसे हो। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या? अंतः प्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। जिनको समझते हैं इनकी संरचना से। ये क्या है? ये पाई जाती है किसमें? कोशिका में ही होती है। किसमें? ये कोशिका का ही क्या है? भाग है। जो क्या? कोशिका का कोशिकांग है, जो किसमें? कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये जो दिख रहा है, ये धागी नुमा संरचना जो दिख रही है आपको, ये क्या है? ये डीएनए पदार्थ है। क्या है? ये क्या है? ये है, ये जो दीवार दिख रही है, ये जो झिल्ली दिख रही है, ये तो बनी दिख रही है, ये क्या है? ये आधा चित्र लिया गया है। इसको अगर पूरा कर दिया जाए तो ये क्या? केंद्रक है। ये क्या? केंद्रक भित्ति झिल्ली है। क्या? केंद्रक झिल्ली है। ये क्या है? दोहरी आवरण की ये केंद्रक झिल्ली है। ये क्या? केंद्रक। तो केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। किस रूप में होता है ये डीएनए? किस रूप में होता है? ये होता है क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में। तो केंद्रक में किस रूप में होता है? ये होता है केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये मान लिया क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में लेता होता है। तो क्या होता है? तो जो किसकी, ये केंद्रक की जो क्या है, जो केंद्रक की झिल्ली है, क्या? जो केंद्रक की झिल्ली है, उसी से क्या होती है? इनकी उत्पत्ति होती है। केंद्रक की झिल्ली से किसकी? ईआर की उत्पत्ति होती है। ये क्या? केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक की झिल्ली से क्या लगी है? ये लगी है ईआर। तो ये ईआर की संरचना है। क्या है? ये ईआर की संरचना है। अब ये इसमें ईआर कितनी? 2 प्रकार की ईआर होती है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की ईआर होती हैं। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैं ईआर ही बोलूँगा। 2 प्रकार की ईआर होती है। कैसे? एक चिकनी ईआर होती है, एक क्या? खुरदरी ईआर होती है। क्या होती है? चिकनी और खुरदरी। अब खुरदरी का मतलब क्या? खुरदरी का मतलब ये है कि खुरदरी जो बिंदु दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है? ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो इसके कारण ये क्या? खुरदरी। इसमें क्या? स्मूथ है। ये क्या? स्मूथ। इसमें खुरदरी नहीं। ये खुरदरी क्यों होती है? ये खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये राइबोसोम के कण होते हैं। ये क्या होते हैं? ये राइबोसोम के कण होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम के कण उपस्थित होने के कारण ये क्या हो जाती है? ये खुरदरी हो जाती है। ये क्या होता है? हो जाती है? ये खुरदरी हो जाती है। तो ये क्या है? ये खुरदरी या राउट ईआर, और ये क्या है? स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर। इसके बाद इससे क्या लगे होते हैं? इसी से लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी। तो इसको गोल्जी बॉडी को भी इसी से साथ में, तो इसी के साथ में समझते हैं। तो ये है गोल्जी बॉडी। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। फिर इससे क्या है? गोल्जी बॉडी से लगे होते हैं क्या? लाइसोसोम। क्या होते हैं? लाइसोसोम। तो इनको समझते हैं कि इसका ईआर का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। तो इसका ये देख लिया कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है? इसकी उत्पत्ति होती है डीएनए की, सॉरी डीएनए केंद्रक की झिल्ली से होती है। इसकी क्या? इसकी उत्पत्ति होती है केंद्रक की झिल्ली से होती है। ये भी देख लिया। ये कहते हैं ये 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की? यह 2 प्रकार की होती है। अब इसका काम क्या है? इसका काम 2 प्रकार की कौन कौन? चिकनी और खुरदरी। के कौन? चिकनी और खुरदरी होती है। अब ईआर का काम क्या है? इसका काम क्या है? ये क्यों है? इसका काम क्या है कोशिका में? तो ये क्या करती है? जो ईआर है, ये क्या करती है? ये
ईआर जो कोशिकाएं हैं, जो क्या है, जो ईआर कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, जो ये आंतरिक परिवहन व्यवस्था का कार्य करती हैं। कोशिका में किसका, आंतरिक परिवहन व्यवस्था का। कैसा काम परिवहन व्यवस्था का, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रक होते हैं, ट्रक है, लोडर हैं, ट्रेन है, बस है, ये सब क्या करती हैं हमारे यहाँ पे, ये किसका काम करती हैं, ये सब परिवहन का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, परिवहन। परिवहन में क्या करते हैं, सामान, ट्रक क्या करते हैं, एक स्थान से सामान को उठा के दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो वही काम इनका है, किनका, ईआर का। वही काम ईआर का है। उसमें क्या करते हैं, अपना रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, ट्रक वगैरह। तो इसमें ये भी क्या, ये शरीर के लिए रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, क्या, शरीर का जो रॉ मटेरियल होता है उसको लेके जाते हैं। तो वही है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी इनका काम भी क्या है, ये ईआर कोशिकाएं हैं, वो क्या करती हैं, आंतरिक परिवहन व्यवस्था का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, आंतरिक परिवहन व्यवस्था का निर्माण करती हैं। कैसे निर्माण करती हैं, अब इसमें ये लेके जाती क्या है, इसमें ढोती क्या है, इसमें किस क्या परिवहन के लिए, तो इसमें जो ईआर होती हैं, तो ईआर में ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन, क्या शरीर का क्या है, प्रोटीन, वसा हो गया, क्या हो, प्रोटीन हो गया, ये कहाँ से, प्रोटीन, वसा, ये हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, आदि चीज़ें क्या करती हैं, ये कोशिका के विभिन्न भागों तक ये क्या करती हैं, पहुँच जाती हैं। ये क्या करती हैं, कोशिका के किसको, प्रोटीन और वसा, स्टेरॉइड, तो इन सबको क्या करती हैं, कोशिका के विभिन्न भागों तक ये पहुँचाती हैं। कौन पहुँचाती हैं, ईआर पहुँचाती हैं। ये क्या करती हैं, ये वसा प्रोटीन को क्या करती है, कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और ये क्या करती हैं, और ये क्या करती हैं, जो कोशिका झिल्ली होती है, तो जो कोशिका झिल्ली में क्या होता है, इनके द्वारा ये कोशिका झिल्ली, सॉरी, ये क्या करती है, ये जो केंद्रक में, क्या केंद्रक में क्या होता है, डीएनए, क्या होता है, डीएनए, या इसको क्या आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ। तो ये क्या करते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ को भी क्या करती है, ये कोशिका द्रव में लेके आती हैं। क्या करती हैं, ये जो ईआर हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करती हैं, केंद्रक से क्या करती हैं, केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थ को भी कहाँ लेके आती हैं, कोशिका द्रव्य में लेके आती हैं। तो क्या करती हैं, ये आनुवंशिक पदार्थ को भी क्या करती हैं, कोशिका द्रव्य तक लेके आती हैं। और ये क्या, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सबको क्या करती हैं, लेके जाती हैं, पूरी कोशिकाओं में ये फैलाती हैं। तो ये इनका कार्य है। इनका कार्य है क्या, इनका कार्य है परिवहन का कार्य। इनका क्या, परिवहन करना। इनका किसका, जो अंतः प्रदर्भी जाल का है, इनका काम है परिवहन का। तो इसमें कितने, ये क्या है, ये ईआर है, ये अंतः प्रदर्भी जाल का, ये डीएनए। तो इसमें ये दो प्रकार की, स्मूथ और राउट, खुरदरी और चिकनी, कैसी, खुरदरी और चिकनी। और इसमें ये क्या है, ये राइबोसोम, ये क्या है, राइबोसोम के कारण। अब ये यहाँ से जो आया है, जो प्रोटीन और जो चीज आई, तो उनको क्या किया, इन्होंने, इसने लेके यहाँ तक भेज दिया, परिवहन करके यहाँ तक क्या कर दिया, यहाँ भेज दिया। यहाँ किसको भेज दिया, ये भेज दिया किसको, गोल्जी बॉडी में। तो ये क्या करती है, ये गोल्जी बॉडी तक, गोल्जी बॉडी में भेजती हैं। जैसे ही देखा होगा कि जब ट्रक कंपनी से माल बनता है, क्या करता है, जब कंपनी से माल बनता है, तो वो कंपनी से उठा के दूसरी जगह लेता है, उठा के डालता है, जहाँ पे क्या होती है, उसकी पैकेजिंग होती है, जहाँ पे उसको क्या पैक किया जाता है, सील मोहर लगाई जाती है। कंपनी में एक जगह बनता है तो वहाँ तो नहीं होता, वहाँ से सामान उठा के क्या दूसरी जगह पे क्या होता है, उसकी पैकिंग होती है। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे जो बना है, जो वसा, जो प्रोटीन बनी है, उसको क्या किया, यहाँ से लेके उसने गोल्जी बॉडी में भेज दिया। अब जो गोल्जी बॉडी में भेज दिया, तो गोल्जी बॉडी इसका क्या करेगी, जो काम किया तो दूसरी जगह कंपनी में पैकेजिंग काम करती है। तो ये वसा और प्रोटीन को क्या करेगी, गोल्जी बॉडी पैकिंग करेगी। वसा और प्रोटीन का गोल्जी बॉडी इनको क्या करेगी, इनका इनका जो गोल्जी बॉडी होती है, तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, और गोल्जी बॉडी की कहाँ से उत्पन्न होती है, ये ईआर से उत्पन्न होती है। क्या, ईआर से लगी हुई होती है। क्या, ईआर से इनकी उत्पत्ति होती है। क्या, केंद्रक से ईआर की उत्पत्ति, ईआर से गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति, किसकी, गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, जो ईआर ने क्या किया, जो प्रोटीन और जो क्या किया, वसा को भेजा, तो ये क्या करती है, ये गोल्जी बॉडी क्या करती है, ये प्रोटीन का क्या करती है, संग्रहण करती है, प्रोटीन का, वसा का, इनका क्या करती है, संग्रहण करती है। संग्रहण करने के बाद उनको बदलाव करती है। क्या करती है, उसमें जो होती है उसमें बदलाव करती है। बदलाव करने के बाद क्या करती है, उनका पैकेजिंग करती है। क्या करती है, पैकेजिंग, उसको पैकेजिंग करती है। क्या करती है, पैकेजिंग करती है, उसकी पैकेजिंग करती है। और इनको क्या करती है, इनका फिर से श्रावण कर देती है। इनको क्या, फिर से श्रावण कर देती है। क्या करती है, इसको फिर से ये क्या करती है, ये श्रावण कर देती है। फिर से मतलब इसको पैकेजिंग करके फिर को
निकाल देती, फिर से क्या करती, निकाल देती। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं, ये इसको गोल्जी बॉडी को क्या कोशिका का मुख्य स्रावी अंग भी बोलते हैं। क्या करते हैं, मुख्य कोशिका का मुख्य स्रावी अंग भी बोलते हैं। क्या करते हैं, कोशिका का मुख्य स्रावी अंग भी बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडी का काम ये है। तो ईआर का कार्य क्या है, ईआर का काम है, ईआर का इतना ही काम है, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ईआर का क्या, ईआर का काम परिवहन, क्या आंतरिक परिवहन की व्यवस्था का निर्माण करना, क्या आंतरिक परिवहन की व्यवस्था का निर्माण करना। और गोल्जी बॉडी का काम है क्या करना, वसा और प्रोटीन को का संग्रहण करना, उनमें बदलाव करना, और क्या करना, उनकी पैकेजिंग करके उनको स्राव कर देना, उसको उसको शुद्ध उसको पैकेजिंग करके उनको क्या करना, स्राव कर देना, आगे कोशिकाओं के कोशिका में भेज देना। कोशिका से फिर क्या, रक्त में जाते हुए रक्त में फिर ये शरीर को जो ऊर्जा वगैरह ये मिलती रहेगी। तो ये पैकेजिंग का काम। अब इससे जो गोल्जी बॉडी से किसकी उत्पत्ति होती है, गोल्जी बॉडी से होती है लाइसोसोम की उत्पत्ति। किसकी होती है, गोल्जी बॉडी से उत्पन्न होता है कौन, लाइसोसोम। तो इसकी उत्पत्ति किससे, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। तो क्या किया, पढ़ लिया हमने, ईआर पढ़ लिया और गोल्जी बॉडी पढ़ ली। और ये क्या थे, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीन कैसे हैं, एकल संरचना वाले हैं। कैसे, एकल संरचना वाले ये हैं। कैसे, एकल संरचना वाले हैं। कैसे, एकल झिल्ली वाले हैं ये। कैसे, एकल झिल्ली वाले हैं। तो अब देखते हैं क्या इसमें तीसरा बचा एकल झिल्ली वाला, क्या लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को और देखते हैं, लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है किससे, गोल्जी बॉडी से। लाइसोसोम की उत्पत्ति क्या होती है, किससे होती है, गोल्जी बॉडी से। तो इसका काम क्या है, लाइसोसोम क्या करता है। तो लाइसोसोम सामान्यतः क्या होता है, पादपों में क्या होता है, पादप कोशिकाओं में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। किन में, सामान्यतः किन में, पादपों में। ये पादपों में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या, अनुपस्थित होता है। किन में होता है, पादपों में अनुपस्थित होता है। जब पादपों पे अनुपस्थित होता है तो ये क्या, इसका एक पॉइंट है, क्या ये पादपों में अनुपस्थित होता है। अब लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम करता है जो क्या होती है, कोशिका में जो खराब कोशिकाएं या जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, जो खराब कोशिकाएं, जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या करता है, ये नष्ट करता है। क्या करता है, उन कोशिकाओं, जो खराब कोशिकाएं, संक्रमित कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट करता है। क्या करता है, नष्ट करता है। और इससे क्या करता है, कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, में भूमिका निभाता है। क्या करता, नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या करता है, भूमिका निभाता है। जब जो बाहर से कोई कोशिका आएगी, क्या होगी, बाहर से कोई कोशिका आएगी और या कोई कोशिका खराब हो जाएगी, कोई कोशिका चोटिल हो जाएगी, कोई घायल है, कोई मृत कोशिका है, तो उसको क्या करेगा जी, उस कोशिका को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। ये क्या करेगा, नष्ट कर देगा। और उससे क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसका एक काम तो किया, ये क्या है, इस शरीर को क्या करता है, एक कोशिकाओं को, खराब कोशिकाओं, संक्रमित कोशिकाओं क्या करता है, रक्त नष्ट करता है। ये क्या, किसमें, प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या करता है, भूमिका निभाता है। इसकी सर्वाधिक संख्या किसमें होती है, इसकी सर्वाधिक जो लाइसोसोम होती है, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है सर्वाधिक किसमें, WBC में। किसमें पाए जाते हैं, WBC में पाए जाते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में, क्या वाइट ब्लड सेल्स में ये श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जब ये क्या करता है, ये कभी कभी क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है लाइसोसोम में कि इसमें क्या होता है, इसमें एक एंजाइम होता है, क्या जो एंजाइम बहुत शक्तिशाली एंजाइम होता है। क्या, तो बहुत शक्तिशाली एंजाइम इसमें उपस्थित है, जो क्या करता है, जो कोशिका में उपस्थित किस जो संरचनाओं को क्या कर सकता है, कोशिका में कोई भी उपस्थित कोई भी संरचना को ये क्या करता है, नष्ट कर सकता है। इतना इसमें हार्ड एंजाइम होता है कि कोशिका में उपस्थित किसी भी संरचना को क्या कर सकता है, ये नष्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको ये क्या, कोशिका को नष्ट करने के साथ साथ ये क्या होता है, खुद भी नष्ट हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कैसे ये आत्महत्या की थैली करता है, ये कैसे होता कि जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका आ गई, ठीक है, ये क्या है, खराब कोशिका है, कैसे, संक्रमित कोशिका है। अब ये मान लीजिए ये इसके पास ये पहुंचा, ये क्या है, ये इसको पहचान लेगा। क्या करेगा, पहचान लेगा। कैसे पहचानेगा, ऐसे ही ये काम करता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे जब हम आप जाते हैं कहीं, तो ये जैसा हमारा आधार कार्ड होता है, क्या होता है, जैसा हमारा आधार कार्ड पहचान पत्र होता है, वैसे ही इनमें भी क्या होता है, अपनी अपनी पहचानने की क्षमता होती है।
या कि मान लीजिए जैसे आपने कभी मेट्रो में सफ़र किया हो, बस में सफ़र किया हो, या कहीं दुकान से वो खरीदा हो, तो वो के कार्ड को क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, और वो क्या पहचान लेता है, तो उसमें सूचना लिखी होती है। तो इसी प्रकार इनमें भी क्या होती है, सूचनाएं होती हैं, वो जो हम आगे पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। तो ये कोशिका के पास जाता है। अगर कोशिका को ऐसे नहीं नष्ट होता है, कोशिका के पास जाने से नष्ट नहीं होता, उसके जो एंजाइम छोड़ने से क्या होता, ये नष्ट नहीं होता। जिसने मान लीजिए पहुंचा एंजाइम छोड़ा, लाइसोसोम, तो ये क्या हुई, मान लीजिए बड़ी कोशिका ये नष्ट नहीं हुई, तो फिर ये क्या करता है, फिर ये क्या करता है, इस कोशिका को मारने के लिए क्या करता है, ये फट जाता है। वहीं पे क्या करता है, ये फट जाता है। जब ये फट जाता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है और इस कोशिका को भी ले डूबता है। इस कोशिका के साथ क्या अपने अपन भी स्वयं भी क्या नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसीलिए इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। तो हमने क्या, तीन चीज़ें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ ली, तीन चीज़ों को समझ लिया। अंतःप्रदर्पी जालिका, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, ये तीनों के तीन क्रम से लगे हुए, इसी से इनकी तीनों की उत्पत्ति होती है। इसलिए इनको एक साथ तीनों को देख लिया। अभी इनको भाषा में देखेंगे। तो इसका इसकी कहाँ से, केंद्रक से उत्पत्ति होती है, ईआर की। तो ईआर का काम क्या है, ईआर का कार्य है क्या, परिवहन बनाना, क्या आंतरिक व्यवस्था में परिवहन बनाना, कोशिका की आंतरिक व्यवस्था को, आंतरिक व्यवस्था की परिवहन बनाना। लाइस गोल्जी बॉडी का काम क्या है, वसा प्रोटीन का क्या करना, पैकेजिंग, उनका संग्रहण और उनका क्या श्रावण करना। क्या करना, पैकेजिंग, संग्रहण, बदलाव और श्रावण करना। इसके बाद इसकी उत्पत्ति किससे होती है, गोल्जी बॉडी से, किसकी, लाइसोसोम की। लाइसोसोम का कार्य क्या है, लाइसोसोम का कार्य है कि संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना। क्या करना, संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, तो किसको, लाइसोसोम को बोला जाता है। तो ये थी ये चीज़ें। अब इनको देख लेते हैं भाषा, इनकी भाषा देख लेते हैं, किताबी भाषा इनकी क्या होगी। तो देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि पॉइंट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि नोट कर सकते हैं, करना चाहो तो नोट कर लो, समझना चाहो तो समझ लो। ये परीक्षा की दृष्टि से ऐसे ये जितने सारे नोट लेकिन पॉइंट लेके आऊँ, सब जगह ये सारे के सारे एक जगह पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत जगह से खोज के लेके आया हूँ पॉइंट। तो पहला देखते हैं, ईआर। ईआर की उत्पत्ति केंद्रक झिल्ली से होती है। कहाँ से होती है, ईआर की उत्पत्ति में कहाँ बताया, केंद्रक झिल्ली से होती है। ये कितने, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, चिकनी और खुरदरी। चिकनी में क्या होता, कुछ नहीं होता, खुरदरी में क्या होता, राइबोसोम होता है। क्या तब, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये क्या होती है, खुरदरी होती है। तो ये भी समझ में आ गया, चिकनी और खुरदरी आ गई समझ में। अब देखते हैं, ईआर कोशिकाएं क्या करती हैं, आंतरिक परिवहन व्यवस्था का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, यही मैं बताया, क्या करती हैं, ईआर करती हैं कोशिकाएं। ईआर कोशिकाएं क्या करती हैं, आंतरिक परिवहन व्यवस्था का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ईआर से क्या होता है, ईआर से प्रोटीन, वसा तथा एस्टेआइड, क्या एस्टेयार्ड आदि को क्या करती है, कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। क्या करती हैं, कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ईआर क्या करती है, ईआर किसको, प्रोटीन, वसा, एस्टेरॉइड आदि को क्या करती है, कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, क्योंकि ये किसका, परिवहन का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं, परिवहन का कार्य करती हैं। इनके द्वारा, इनके किसके द्वारा, इनके द्वारा का मतलब ईआर के द्वारा, ईआर के द्वारा के केंद्रक केंद्रक से क्या, आनुवांशिक पदार्थों को भी क्या, कोशिका पदार्थों लिख दिए, पदार्थ ही होगा, आनुवांशिक पदार्थ थोड़ी ना होगा। आनुवांशिक पदार्थ को क्या करती, कोशिका द्रव्य में लाया जाता है। कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में लाया जाता है। किसको, केंद्रक से आनुवांशिक पदार्थ को कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में लाया जाता है। ये भी पॉइंट हो गया। कोशिका झिल्ली निर्माण की, इसमें क्या होते हैं, इसमें ये भाषा ऐसी लिखी है, इसका मतलब इसके ये वैसी भाषा है कि कुछ वसा क्या, कुछ वसा और प्रोटीन क्या होते हैं, जो कुछ वसा और प्रोटीन जो क्या करते हैं, जो झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, जो किसकी, कोशिका, कुछ वसा और प्रोटीन जो होते हैं, जो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली में कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। कौन सी, कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। उसी कोशिका झिल्ली के निर्माण की यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं, झिल्ली उस प्रकार की यह सॉरी को जो प्रोटीन और वसा क्या करती है, कोशिका बनाने की में सहायता, कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती हैं। उसे कोशिका झिल्ली निर्माण की क्या प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं
झिल्ली जीव जनन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झिल्ली जीव जनन प्रक्रिया कहते हैं। किस प्रक्रिया को झिल्ली जीव जनन प्रक्रिया कहते हैं? जिसमें जो कोशिका में होता है, कोशिका में क्या होता है? वसा और क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जो वसा और प्रोटीन क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? झिल्ली जीव जनन प्रक्रिया कहलाती है। क्या? झिल्ली जीव जनन प्रक्रिया कहलाती है। अब चलिए देखते हैं आगे। और देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में क्या क्या बताया था। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने गोल्जी बॉडी की खोज की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। इसे क्या कहते हैं? इसे कुंडिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिका। क्योंकि ये कैसी होती है? ये कुंडी नुमा इनकी संरचना, ये ऊपर कुंडी फिर यहाँ पे कुंडी, तो इसको कुंडिका या कुंडी के आकार में रहती है। ये कैसी? कुंडी के आकार में रहती है। तो इसको क्या, इनका नाम क्या? कुंडिका भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? गोल्जी काय को या गोल्जी बॉडी को क्या? कुंडी सॉरी, इसको क्या कहते हैं? कुंडिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडिका भी बोलते हैं। तो पादप, अब देखते हैं पादप कोशिकाओं में उपस्थित गोल्जी काय को, जो पादप कोशिका में गोल्जी काय उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। डिक्टियोसोम बोलते हैं या डिक्टियोसोम कहते हैं। किसमें? जो पादपों में गोल्जी काय उपस्थित होता है या गोल्जी बॉडी होती है। पादपों की कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। जंतु कोशिका हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? और इसमें बोलते हैं क्या? डिक्टियोसोम बोलते हैं। पादप में क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो ईआर, क्या ईआर में संश्लेषित पदार्थ, क्या ईआर में संश्लेषित पदार्थ क्या क्या होते हैं? ईआर में क्या क्या संश्लेषित पदार्थ होते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा न्यूक्लिक अम्ल आदि। क्या? वसा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल आदि ये क्या होते हैं? संश्लेषित पदार्थ होते हैं, जो क्या करते हैं? ईआर भेजती है। क्या करती है? ईआर परिवहन के द्वारा कहाँ तक? गोल्जी बॉडी तक भेजती है। तो गोल्जी बॉडी इनका क्या करता है? पदार्थ की क्या करते हैं? पैकेजिंग, संचयन, श्रावण करती है। क्या करती? पैकेजिंग करेगी, उनको संचयन करेगी, इसके बाद उसको क्या? श्रावण कर देगी। उसका क्या? उसको निकाल देगी, श्राव कर देगी। तो इसका काम है पैकेजिंग करना, संचयन करना और श्रावण करना। यही मैं पढ़ाया हूँ, आगे बताया हूँ। समझ में तो आएगा, हो आ ही गया होगा। और जैसे गोल्जी काय, गोल्जी काय में क्या होते हैं? गोल्जी काय में दो शर्कराएं पाई जाती हैं। क्या? दो शर्कराएं और पाई जाती हैं। कौन कौन सी? परोक्सीसोम। कौन सा? परोक्सीसोम और लाइसोसोम। क्या? परोक्सीसोम और लाइसोसोम, दो शर्कराएं और पाई जाती हैं। ये क्या करती है? इनको भी आगे पढ़ेंगे, इनका कार्य क्या है। गोल्जी काय की जो परोक्सीसोम और लाइसोसोम का कार्य क्या है। इन नाम की जो दो शर्कराएं होती हैं, यदि पूछा जाए तो दो शर्कराएं कौन? परोक्सी और लाइसोसोम नाम की शर्कराएं भी होती हैं। गोल्जी काय को कोशिका का क्या कहते हैं? मुख्य श्रावण अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी काय को कोशिका का मुख्य श्रावण अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य श्रावण अंग। तो ये गोल्जी बॉडी के बारे में कुछ प्रमुख बातें। अब देखते हैं लाइसोसोम के बारे में प्रमुख बातें। इसके बाद पढ़ेंगे हम राइबोसोम। तो लाइसोसोम क्या? लाइसोसोम इसकी खोज किसने की थी? इसकी 1958 में किसने? क्रिश्चियन डी ड्यूब ने। किसने? क्रिश्चियन डी ड्यूब ने। किसने? ड्यूब, ठीक है, ड्यूब है। क्रिश्चियन डी ड्यूब ने 1958 में इसकी खोज की थी। तो लाइसोसोम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को क्या? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। बाकी चीज़ें मैं समझा ही चुका। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम का निर्माण किसमें? जो खुरदरी ईआर होती है। क्या? इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, कैसे? जो एंजाइम पाया जो कैसा? बहुत घातक होता है, जो शक्तिशाली होता है, वो किसके? वो इसमें किसकी कहाँ निर्माण होता है? उस एंजाइम का ईआर में होता है। किसी? कौन सी ईआर? खुरदरी ईआर में। कौन सी ईआर में? खुरदरी ईआर में होता है। और जो पादपों में जो लाइसोसोम होता है, तो पादपों में की लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? पादपों में लाइसोसोम को बोलते हैं स्फीरिसोम। क्या बोलते हैं? स्फीरोसोम। क्या बोलते हैं? स्फीरोसोम बोलते हैं, जो पादपों में। जंतु में लाइसोसोम बोलते हैं, पादप में स्फीरोसोम बोलते हैं। क्या? पादप में बोलते हैं स्फीरोसोम बोलते हैं। तो बाकी तो पता ही है कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये क्या करता है? ये लाइसोसोम क्या करता है कि खराब संक्रमित कोशिकाओं को क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करता है? खराब कोशिकाओं को नष्ट करता है। खराब कोशिकाओं को
नष्ट करता है। क्या करता है? खराब कोशिकाओं को नष्ट करता है। और क्या करता है? प्रतिरक्षा में भाग लेता है। क्या करता है? भाग लेता है। कि और अधिकतर की संख्या कहाँ होती है? इसकी संख्या अधिकतम संख्या कहाँ होती? WBC में। कहाँ होती? इसकी अधिकतम संख्या कहाँ होती? WBC में। कहाँ होती? WBC में इसकी अधिकतम संख्या होती है। तो ये लाइसोसोम था। ये होगा लाइसोसोम। अब देखते हैं राइबोसोम। अब देखते हैं क्या? राइबोसोम। अब ये कैसी संरचना हो गई? ये राइबोसोम की संरचना ये क्या थी? झिल्ली रहित संरचना आ गई। तो हमने पहले देखी थी क्या? डबल झिल्ली वाली, कैसी? दोहरी झिल्ली वाली, फिर एकल झिल्ली वाली, अब झिल्ली रहित संरचना। तो हम क्या क्या पढ़ चुके? हम पढ़ चुके माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। अब आपको पढ़ना है राइबोसोम। क्या पढ़ना? अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पेलेट ने। किसने राइबोसोम की खोज की थी? जॉर्ज पेलेट ने की थी। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं राइबोसोम? एक 80S का होता है, एक 70S का होता है। 80S का, 70S का। 80S का बड़ा होता है, 70S का छोटा बोलते हैं। क्या होता है? बड़ा और 70S का को छोटा बोलते हैं। तो बड़ा 80S का और छोटा 70S का। तो 80S का किस में पाया जाता? 70S का किस में पाया जाता? तो 80S का किस में? सामान्य पादपों, जंतु कोशिकाओं, कवक और शैवाल में पाया जाता है। कवक और शैवाल का मतलब क्या है? किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? यूकैरियोटिक। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। और ये किसमें? 70S का किसमें? जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोफेज में, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? प्रोकैरियोटिक। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब इसके बारे में और बातें, इसकी संरचना वगैरह हम आगे देते हैं। इसमें समझने की कुछ नहीं, इतनी है कि ये क्या बड़ा 80S का और छोटा 70S का होता है। तो देखते हैं ये कैसी संरचना होती है। ये होती है ये कैसी? झिल्ली रहित संरचना होती है। ये कैसी होती है? ये होती है झिल्ली रहित संरचना। जो राइबोसोम होता है वो कैसे? वो संरचना कैसी? झिल्ली रहित संरचना होती है। कैसी होती है? झिल्ली रहित संरचना होती है। प्रोटीन संरचना ये क्या करता है? ये जो राइबोसोम करता है, राइबोसोम का काम है, ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे पैलेट कण भी कहते हैं। पैलेट कण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? पैलेट ने की थी। जॉर्ज पैलेट ने की थी। तो इसके लिए इसको क्या? पैलेट कण भी कहते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है पैलेट कण क्या है? तो राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। ये गुच्छे में भी पाए जाते हैं। कैसे? गुच्छे में भी पाए जाते हैं। और ये ER में क्या होते हैं? चिपके हुए ER में भी पाए जाते हैं। क्या? ER की दीवार में पाए जाते हैं, या गुच्छे के रूप में भी पाए जाते हैं। किस? गुच्छे रूप में, या पूरे उसमें क्या? कोशिका द्रव्य में भी फैले हुए होते हैं। क्या? किसी भी तरीके से पाए जाते हैं। तो ये गुच्छे में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? गुच्छे में जो पाए जाते हैं उनको क्या? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम बोलते हैं। तो ये शब्द है, पूछ सकते हैं। तो गुच्छे में पाए जाने हैं राइबोसोम ही, लेकिन गुच्छे के कारणों को क्या? पॉली मतलब अधिक है। पॉली का मतलब क्या? अधिक। तो उसको इसलिए उसको पॉलीराइबोसोम, एक साथ अधिक है तो अधिक पॉलीराइबोसोम बोल दिया गया। अब इस रासायनिक संगठन ये किसका बना होता है? ये किसका? इसमें क्या क्या होता है? RNA होता है और क्या? प्रोटीन होता है। ये किसका? RNA और प्रोटीन का बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बोलते हैं, जिसका बना होता है। या इसको क्या? RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। किसका? RNA प्लस प्रोटीन। इसको दोनों को मिला के क्या? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। क्या? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का ये बना होता है। क्या होता है? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। और देखते हैं कुछ एक जी क्या होता है? सूक्ष्मकाय होता है। ये क्या होता है? सूक्ष्मकाय भी ये इसमें उपस्थित होता है। क्या? सूक्ष्मकाय भी होता है कोशिका में। तो इसका काम क्या है? ये क्या करता है? जो सूक्ष्मकाय है ये क्या? ये प्रोटीन व क्या एंजाइम से निर्मित गोलाकार संरचना है। क्या? किसकी? प्रोटीन व किसकी? एंजाइम से निर्मित गोलाकार संरचना होती है। क्या? जो सूक्ष्मकाय होते हैं। तो ये क्या करता है? ये कोशिका द्रव्य में क्या? कोशिका द्रव्य के साइटोसोल में क्या? साइटोसोल में पाए जाते हैं। ये किस में? कोशिका द्रव्य के साइटोसोल में पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको साइटोसोम भी बोलते हैं। साइटोसोम नाम सुना होगा। क्या? साइटोसोम भी बोलते हैं। ये किसमें? ये जंतु पादप व किसमें? प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। क्या? प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। अब इसके क्या प्रमुख प्रकार क्या हैं? प्रमुख दो प्रकार हैं इसके। प्रमुख प्रकार कौन?
परोक्सीसोम और कौन सा ग्लाइऑक्सीसोम। कौन सा? परोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। परोक्सीसोम क्या है? परोक्सीसोम का कार्य क्या है? ये क्या होते हैं? ये शरीर में उपस्थित बड़े अणुओं को, क्या जो बड़े अणु होते हैं उनको क्या करते हैं? छोटे अणुओं में बदलते हैं। क्या करते हैं? छोटे अणुओं में बदलते हैं। और ये क्या करता है परोक्सीसोम? जो हानिकारक पदार्थ है उसको क्या विषमुक्त करता है। क्या जो यदि कोई जहर वहर खा लेता है तो यही काम करता है परोक्सीसोम। क्या उसको क्या करता है? विषमुक्त करता है। क्या करता है? विषमुक्त बनाता है। तो इसका काम ये क्या है? विषमुक्त करना। यदि परोक्सीसोम आ जाए तो किसका इसका काम क्या है? विषमुक्त करना और बड़े अणुओं को क्या करना? छोटे अणुओं में बदलना। ग्लाइकोऑक्सीसोम को क्या ग्लाइकोऑक्सीसोम का क्या कार्य है? इसका कार्य है पादपों व ये किसमें? ये मुख्यतः किसमें? पादपों और कवकों में ये पाया जाता है। किसमें? पादपों और कवकों में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये पहले से संग्रहित वसा, किसको? पहले से संग्रहित वसा को किसमें? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित। जैसे हम जैसे हम मान लीजिए व्रत रखे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये जो पहले से संग्रहित वसा है उसको क्या कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। तो इसी का यूज करके क्या करता है? हमारा शरीर कार्य करता है। शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं? कार्य करती, श्वसन वगैरह सारी क्रियाएं इसी कारण। जब हम व्रत रखते हैं तो भोजन नहीं मिलता तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो ये यही है जो क्या ग्लाइकोऑक्सीसोम, क्या ग्लाइकोऑक्सीसोम जो क्या करता है? वसा को किसमें? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। आया समझ में? यही है, व्रत रह लेते हैं लोग बाग और धरना बिना खाए पिए 10-10 15-15 दिन का धरना करते हैं। इसीलिए ये क्या करता रहता है? ग्लाइऑक्सीसोम क्या करता है? जो संग्रहित वसा होती है उसको क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। और यही क्या होता है? जो क्या होते हैं? पोलर बियर होते हैं, क्या जो 6 महीने तक सोते रहते हैं। क्या पहले खूब खाते हैं 6 महीने तो वसा जमा कर लेते हैं, फिर 6 महीने तो ये क्या करता रहता है? इसी की मुख्य भूमिका होती है। तो ये समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। तो ये था ग्लाइकोऑक्सीसोम, जिसका कार्य क्या है? संग्रहित वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। तो ये हमने पढ़ा, राइबोसोम ने पढ़ गया। अब देखते हैं एक और बचा है जो क्या है? तारककाय है। क्या है? तारककाय। ये भी क्या है? एकल संरचना। इसके बाद क्या? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? इसके बाद पढ़ेंगे हम केंद्रक। इसके बाद हम देखेंगे किसको? केंद्रक को देखेंगे। तो तारककाय, सेंट्रोसोम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तारककाय को बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो जो सेंट्रोसोम है, जो तारककाय है, ये क्या है? ये कैसी? ये झिल्ली रहित संरचना है। कैसी है? झिल्ली रहित संरचना है। ये क्या होता है? ये बेलनाकार, कैसा? बेलनाकार संरचना वाले तारक केंद्रों से, कितने? 2 तारक केंद्रों से, कितना? 2 तारक केंद्रों से क्या मिलकर बना होता है। ये कैसा होता है? ये ऐसे, इसमें बेलनाकार ऐसे बना लीजिए, इसमें इसके बाद इसके, इसमें मतलब एक गोलाकार संरचना होती है इसकी। कैसी? इसको ये बड़ा करके फिर इसको ऐसे, ये इस तरीके से गोलाकार संरचना होती है। ये ऐसे आ जाता है। तो ये क्या होती है? बेलनाकार संरचना वाले तारक केंद्रों से क्या मिलकर बना होता है। इसका रासायनिक संगठन क्या है? ये रासायनिक किससे बना? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। किसके? ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये क्या होता है? बना होता है। किस प्रोटीन से? इसकी संरचना किससे बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के समय ये क्या करता है? इसका महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी तारककाय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तारककाय की। अगर तारककाय ना हो तो क्या करे? इसमें गुणसूत्र का बंटवारा ही ना हो। क्या माता पिता के क्या हो? जो माता पिता की जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या क्या हो? वो अपने बच्चों में जाए ही ना। तो ये क्या हो? इसी का काम है, यही करता है ये, इसलिए भेजता है ये। तो कोशिका इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को क्या क्या करना? बंटवारा करना। जब कोशिका विभाजन होती है, क्या होती है? जब कोशिका विभाजन होती है तो गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र कैसे? इसमें ऐसी गुणसूत्र की कैसी संरचना बन जाती है? इसकी ऐसी संरचना बन जाती है, ऐसी संरचना बन जाती है ना, तो गुणसूत्र की। तो यहीं से क्या होती है? यहीं से कोशिका विभाजन हो जाती है इसकी। ये फिर ऐसी कोशिका होती जाएगी। कैसी? पहले कोशिका गोल है, ये गोल है, फिर कोशिका ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी, फिर अंत में क्या हो जाएगी? ऐसी ऐसी, फिर अंत में क्या? अलग अलग 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। इस तरीके से कोशिका विभाजन हो जाता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन हो जाता है। तो यह मुख्यतः क्या? यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या होता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और पादपों में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मुख्यतः क्या? पादपों में अनुपस्थित होता है। लेकिन क्या होता है? लेकिन वो क्या है? क्या बोलते हैं उसको? अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद। अपवाद सब जगह होता है। क्या होता है? अपवाद हर जगह होता है। तो इसमें भी क्या अपवाद है? पादपों में पाया जाता है कवक, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा फर्न में क्या? इनकी उपस्थिति, इसकी उपस्थिति देखी गई है। तो इसकी उपस्थिति क्या की? इसकी उपस्थिति देखी गई है। तो ये कैसे हैं? ये छोटे, ये ब्रायोफाइटा, कवक, ये क्या है? जली जीव, जली पौधे हैं। क्या? जली पौधे हैं, जैसे इनका जो स्टार्टिंग के वाले हैं।
तो ये देखा हमने इसका तारक काय का संगठन और तारक कार की कार। अब देखते हैं हम केंद्रक। क्या देखते हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं हम केंद्रक। आ गया रे भैया केंद्रक, आ गया भैया केंद्रक। तो अब देखते हैं केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यही है जो कोशिका को क्या करता है, अपने बस में करके रखता है। यही है, यही के कारण होते हैं जो माता पिता के में माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं। आतंकी पतंकी कैसे भी हो, सारे के सारे गुण जाते हैं। तो ये क्या, केंद्रक, न्यूक्लियस। इसकी संरचना देखो, गौर से देखो कि ये क्या होता है, एक गोलाकार संरचना होती है। कैसी, गोलाकार, लेकिन बीच में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये कैसी, दोहरी संरचना होती है। कैसी, दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। बीच में क्या है, बीच बीच में छिद्र हैं। इन छिद्रों से क्या होगा, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ये धागीनुमा संरचना दिख रही है, ये क्या है, यही है क्रोमेटिन पदार्थ। क्या, क्रोमेटिन पदार्थ। ये क्या है, ये दिख रही है, ये केंद्र का है। क्या है, केंद्र का है, जो क्या करती है, जो क्या राइबोसोम का निर्माण करती है। क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। तो ये संरचना देख ली हमने। तो संरचना में क्या देखना था, देख लिए जो देखना था, हो गई संरचना। अब इससे ज़्यादा क्या देखेंगे, तो इसको समझते हैं, इनका क्या करते हैं। पहले देखते हैं ये झिल्ली। ये क्या है, बाहरी दोहरी केंद्रक झिल्ली। तो ये झिल्ली को क्या समझाना, ये झिल्ली झिल्ली है। इसके बाद ये छिद्र, ये क्या करते हैं, ये छिद्र क्यों होते हैं, तो ये कि इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं केंद्रक छिद्र बोलते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं, इन छिद्रों को बोलते हैं केंद्रक छिद्र बोलते हैं। ये क्यों होते हैं केंद्रक छिद्र, ये केंद्रक छिद्र इसलिए होते हैं ताकि क्या हो, कि जो क्या है, जो केंद्रक द्रव्य है, क्या है, जो केंद्र के द्रव्य है, वो क्या कर सके, आसानी से क्या कर सके, कोशिका द्रव्य में आ सके। किसमें, कोशिका द्रव्य में आ सके। किसमें, कोशिका द्रव्य में। जो केंद्रक द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य में आसानी से आ सके। या अब कैसे आएगा कि आसानी से, अब ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है जब तो इससे जो डीएनए जो पदार्थ है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, उसको बाहर जाना है, कोशिका द्रव्य में भेजना है, तो कैसे जाएगा, तो इन्हीं के माध्यम से होता हुआ जाएगा, इन्हीं पास से निकल जाएगा। तो ये इनका काम ये है। अब देखते हैं केंद्रक द्रव्य। ये जो भरा हुआ ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये केंद्रक द्रव्य होता है। ये कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, पारदर्शी होता है। कैसा, और ये कैसा, चिपचिपा होता है। कैसा, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये केंद्रक द्रव्य हो गया। क्या हुआ, केंद्रक द्रव्य हो गया। अब देखते हैं ये धागेनुमा संरचना, जिसे क्रोमेटिन पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ। अब क्रोमेटिन पदार्थ को समझ लेते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ दो भागों से बना होता है, क्योंकि क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जो क्रोमेटिन पदार्थ ये कितने, ये दो भागों से बना होता है। कितने, ये दो भागों से बना होता है। तो इसको देखते हैं दो भागों में, किस किस में। ये किसमें, एक होता है इसमें डीएनए। एक क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। दूसरा क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो ये कितने, दो भागों से मिलकर बना था। एक हो गया डीएनए, एक हो गया हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हो गया दो भाग। डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। इस आनुवांशिक पदार्थ में क्या होता है, जो आनुवांशिक जैविक सूचनाएं अंकित होती हैं। इसमें क्या होती हैं, आनुवांशिक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। आनुवांशिक क्या होती है, सूचनाएं होती हैं। ये क्या होता है, ये गैर आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या, गैर आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये डीएनए को, किसको, डीएनए को क्या करता है, सुरक्षा देता है। सुरक्षा एवं क्या करता है, स्थायित्व करता है। ये क्या, डीएनए को सुरक्षा और स्थायित्व देता है। जिसका ये क्रोमेटिन पदार्थ कितने, क्रोमेटिन पदार्थ दो भागों से मिलकर बना होता है। क्या, दो भागों से, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या होता है, इसमें डीएनए के वाला भाग क्या, तो आनुवांशिक पदार्थ होता है। और क्या, इसमें क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं अंकित होती हैं। क्या, तो आनुवांशिक सूचनाएं लिखी होती हैं। और हिस्टोन प्रोटीन ये क्या है, ये आनुवांशिक गैर आनुवांशिक पदार्थ। ये क्या है, डीएनए को सुरक्षा प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये हमने देखा क्या, क्रोमेटिन पदार्थ। अब ये क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में और बातें जानते हैं कि ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये क्या है। ये अभी तो मान लीजिए कैसे, धागेनुमा संरचना है। कैसे, जैसे पतंग कभी उड़ाई हो, कैसे, ये केंद्रक में किस तरह होता है, केंद्रक में उसी तरह होता है जैसे आपने कभी पतंग उड़ाई हो। तो पतंग जब उड़ाते खींच के, जब पतंग को जब खींच लेते हैं तो ज़मीन में जैसे धागा कैसे ऐसे 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 उलझ के
गिर जाता है। उसी तरीके का ये केंद्रक में उपस्थित होता है, उसी तरीके से ये उलझा हुआ पड़ा रहता है। और इसी उलझन के अंदर क्या होती है, केंद्रिका होती है, जो झिल्ली रहित होती है। क्या झिल्ली रहित होती है, केंद्रिका होती है, इसी में उलझी हुई होती है। तो अब ये उलझी हुई होती है तो ये कैसे डी गुणसूत्र में कैसे बदलता है, गुणसूत्र इससे कैसे बनेंगे। गुणसूत्र में ही तो क्या होती है, अंकित होती है सूचना। गुणसूत्र में डीएनए से क्या होता है, गुणसूत्र बनता है। तो ये गुणसूत्र में कब परिवर्तन होता है, तो गुणसूत्र में कब परिवर्तन, ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये क्या होता है, जब कोश का विभाजन होना हो। क्या, जब कोशिका विभाजन, कोश का विभाजन के समय, कोश का विभाजन के समय ये क्या होता है, ये क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्या होता है, एक छड़ के नुमा संरचना बना लेता है। क्या होता है, एक छड़नुमा, जो मैंने चित्र, ये ऐसी छड़नुमा संरचना बना लेता है। किस तरह, इस छड़नुमा संरचना बना लेता है। और इसी में क्या होती है, ये सूचनाएं अंकित होती हैं। क्या होती है, इसी में सूचनाएं अंकित होती हैं। डीएनए, इसी की जो डीएनए भाग है, डीएनए में क्या जो सूचना होती है, डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या, जीन होती है, इसी में उपस्थित होती है। जीन, जीन में एक जीन में एक विशेष प्रकार का सूचना लिखी होती है। क्या होती है, एक जीन में एक विशेष प्रकार की सूचना लिखी होती है। तो ये कब, ये क्रोमेटिन पदार्थ कब बदलता है, इसमें गुणसूत्र में, ये कब, कोश का विभाजन के समय किसमें, गुणसूत्र में बदल जाता है। किस रूप में हो जाता है, ये हो जाता है किस रूप में, छड़ के नुमा संरचना बन जाती है। तो ये हमने क्रोमेटिन पदार्थ समझ लिया। ये क्रोमेटिन पदार्थ कब बनता है, ये क्रोमेटिन पदार्थ के भाग क्या क्या है, ये हो गया। अब देखते हैं केंद्रिका। केंद्रिका क्या है, केंद्रिका क्या है, झिल्ली रहित संरचना है। और किसमें, क्रोमेटिन पदार्थ में क्या होती है, उलझी हुई होती है। क्या, क्रोमेटिन पदार्थ में उलझी हुई होती है। और ये क्या करती है, ये राइबोसोम का निर्माण करती है। क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। तो ये हमने समझा कि केंद्रक के मुख्य भाग क्या क्या हैं। तो मुख्य भाग क्या, दोहरी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र, कोशिका द्रव, क्रोमेटिन पदार्थ और केंद्रिका। तो इसके मुख्य भाग क्या हैं, तो इसके मुख्य भाग क्या क्या हैं, इसके मुख्य भाग हैं केंद्रक झिल्ली, क्या, जो केंद्रक की जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली मुख्य भाग है। इसके मुख्य कितने, 4 भाग होते हैं। इसके मुख्य भाग कितने, इसके 4 मुख्य भाग हैं। एक तो ये हो गया केंद्रक झिल्ली हो गई, दूसरा केंद्रक द्रव्य हो गया, दूसरा कौन सा, केंद्रक द्रव्य हो गया दूसरा भाग, तीसरा कौन सा होगा, तीसरा हो गया क्रोमेटिन पदार्थ। ये क्या, क्रोमेटिन पदार्थ तीसरा को, चौथा को क्या, केंद्र का। तो ये 4 प्रमुख पदार्थ होते हैं। क्या, इसके 4 प्रमुख भाग माने गए हैं केंद्रक के। तो अब इनको देख लेते हैं केंद्रक के भाषा के रूप में किस तरीके देंगे। तो आशा करता हूँ समझ में तो आ ही रहा होगा। तो देखते हैं 1831 में, क्या 1831 में, ये पहले भी बता चुका था, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, पहली क्लास में ही बताया था। तो 1831 में कितने, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी, कोशिका द्रव्य में किसकी, केंद्रक की खोज की थी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, कब, 1831 में की थी। ये मैं पहली क्लास में बता चुका। केंद्रक में क्या, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, क्या आनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है। किसमें, केंद्रक में ही उपस्थित होता है, अभी बताया। जिसमें जिसके द्वारा कोशिका की सभी कार्य, क्या जो कोशिका के सभी कार्य होते हैं वो क्या नियंत्रण करता है। ये सभी कार्यों क्या करता है, नियंत्रण करता है। किसके द्वारा, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा क्या करते हैं, कोशिका के सभी भागों को, कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। मैंने बोला था यही है जो सारी कोशिका को क्या करता है, नियंत्रण करता है स्टार्टिंग में। तो और इसे क्या कहते हैं, इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। किसको, केंद्रक को। केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। केंद्रक में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को का निर्धारण करता है। क्या करता है, केंद्रक में जो क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है, वही क्या करता है, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करता है। मैंने बताया था कि यही माता पिता से एक से दूसरे अपने बच्चों में जाते हैं। चलिए देखते हैं और आगे। तो आगे देखते हैं इसके कार्य। तो क्या ये, क्या इसके ये केंद्रक, क्या केंद्रक में धागे के समान संरचना पाई जाती है। क्या, जो धागे के समान, क्या, क्रोमेटिन, जैसे क्या क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। यह डीएनए और किसका, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये सारी की सारी बातें मैं समझा चुका हूँ। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। क्या, डीएनए कैसा, एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, जीन होती है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है। क्या है, जीन है, जीन होती है, जिस पर क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं अंकित होती हैं। एक जीन पर एक विशेष प्रकार की सूचना अंकित होती है। क्या होती है, ये चीज़, और एक जीन पर विशेष प्रकार की सूचना अंकित होती है। तो जीन पर क्या होती है, जिस पर क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं अंकित होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन
गैर आनुवंशिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, डीएनए को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। और क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बातें थी। अब इसके देखते हैं केंद्रक के प्रमुख अवयव, जो प्रमुख 4 अवयव हैं उनको देख लेते हैं, उनके बारे में, जो अभी पढ़ ही चुके हैं, सब पढ़ तो सब चुके हैं, समझ देखना है बात सब। केंद्रक झिल्ली, पहले नंबर पर क्या, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या, यह क्या, यह केंद्रक को कोश का द्रव्य से पृथक करने वाली दोहरी परतदार संरचना है। किससे, केंद्रक को किससे, कोश का द्रव्य से, किससे, कोश का द्रव्य से क्या करती है, अलग करती है। अलग करने वाली क्या है, दोहरी संरचना, दोहरी परत वाली संरचना है। कैसी, दोहरी परत वाली संरचना है। झिल्ली छिद्रयुक्त होती है। क्या, जो झिल्ली, जो दोहरी झिल्ली है, ये कैसी, छिद्रयुक्त होती है। जो क्या करती है, जो कोश का द्रव्य को क्या, जो कोश का द्रव्य को केंद्रक के अंदर और बाहर आने जाने में सुविधा प्रदान करती है। क्या करती है, कोश का द्रव्य को केंद्रक के अंदर आने जाने में क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। तो ये केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र थे। बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली किससे, अंतःप्रदब्बी जालिका से जुड़ी होती है। अंतःप्रदब्बी जालिका की उत्पत्ति किससे होती है, केंद्रक झिल्ली से। किसे, केंद्रक झिल्ली से होती है। तो ये कैसे, बाहरी झिल्ली, केंद्रक की बाहर 2 झिल्ली होती है। क्या, केंद्रक की अंतर झिल्ली और एक बाहर झिल्ली। तो दोनों में से क्या, बाहरी झिल्ली से, कौन सी से, बाहरी झिल्ली से अंतःप्रदब्बी जालिका जुड़ी होती है। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या होती है, यह किसमें, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जो केंद्रक झिल्ली है वो किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्या, क्योंकि ये एक कोश की होती है। क्या होती है, ये अधिकतर एक कोश की ही होते हैं, एक कोशिका में ही पूरा हो जाता है। ये क्या, और यूकेरियोटिक विशाल संरचना होती है, जटिल संरचना भी होती है। अब देखते हैं ये क्या, केंद्रक झिल्ली देख ली। अब देखते हैं केंद्रक और द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य क्या है, इसको देख लेते हैं। केंद्रक द्रव्य क्या है, बताया था, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है, तरल पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है। तो केंद्रक द्रव्य क्या, गाढ़ा पारदर्शी व क्या, अर्ध तरल पदार्थ है। गाढ़ा तरल अर्ध तरल पदार्थ है। नंबर 3 में क्या, क्रोमेटिन जालिका। तो क्रोमेटिन जालिका के बारे में बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, जो ध्यान रखना। केंद्रक द्रव्य में बारीक धागे जैसी संरचना होती है। क्या होती है, ये कैसे होती है, केंद्रक द्रव्य में बारीक धागे जैसी संरचना होती है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर मोटी छड़ के रूप का संरचना में परिवर्तित हो जाता है। किस रूप में, जिसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। किस रूप में, किस टाइम पे, कोशिका विभाजन के समय कैसे संघनित, एकत्रित होकर कैसे मोटी छड़ के रूप में क्या संरचना ले लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। संरचना ले लेता है तो उसे क्या, गुणसूत्र बोलते हैं। अब देखते हैं बाकी कार्य में बहुत सारे बता चुका हूँ इसके। अब केंद्र का, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो केंद्र का क्या करती है, यह क्या, केंद्रक द्रव्य में झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है, जो क्या, क्रोमेटिन जालिका के से घिरी होती है। किससे पता है, क्रोमेटिन जाल से क्या होती है, क्रोमेटिन पदार्थ से क्या घिरी हुई होती है। यह क्या, राइबोसोम का निर्माण करती है। क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। केंद्रिका कोशिका विभाजन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है, जब कोशिका विभाजन के टाइम पे ये करती, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, देख लेते हैं। क्योंकि इसमें राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। इसमें राइबोक्रोमोसोम का तो निर्माण करती है, लेकिन इसमें क्या, आरएनए भी उपस्थित होता है। तो आरएनए उपस्थित के कारण जो राइबोसोम का निर्माण करती है, तो आरएनए होने के कारण ये राइबोसोम किसमें, आरएनए में चिपक जाते हैं। तो आरएनए के चिपक जाने के कारण ये क्या बन जाता है, राइबोसोमल आरएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, राइबोसोमल आरएनए बन जाता है। इसीलिए इसे आरएनए ग्रह भी कहते हैं। आरएनए अगर परीक्षा में पूछा जाए कि आरएनए ग्रह किसे कहा जाता है, तो उसको क्या बोलें, केंद्रिका को। किसको, केंद्रिका को क्या बोलते हैं, आरएनए ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएनए ग्रह बोलते हैं। किसको, केंद्रिका को बोलते हैं। तो ये पढ़ा हमने केंद्रक। अब इसके आगे से कल पढ़ेंगे हम जीन पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डीएनए, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, फिर इनकी डीएनए आरएनए की संरचना, और ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सपोर्ट करो दोस्तों यार। थैंक यू दोस्तों।